2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो चली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जी जान से विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुटी है। हालांकि अब भी कुछ ऐसे दल हैं जो कांग्रेस की इस जंग में अभी तक तो साथ नहीं आए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि बीआरएस 2024 के लिए कांग्रेस के साथ आ सकती है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी शर्त रखी गई है राहुल गांधी को लेकर। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रीय दल थर्ड फ्रंट को भी हवा दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस मुक्त विपक्ष की कल्पना की जा रही है। ऐसा ही एक दल सीएम के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर का बीआरएस भी कर रहा है। बीआरएस काफी समय से थर्ड फ्रंट बनाने की पैरवी कर रहा है, मगर अब केसीआर की पार्टी कुछ नरम पड़ी है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बीआरएस के अंदर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। पार्टी के अंदर से मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक अगर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को पर्याप्त सम्मान देना चालू कर दे, अगर कांग्रेस की तरफ से क्षेत्रीय दलों को भी सम्मानजनक सीटें दी जाए तो बात बन सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जहां मजबूत दशा में है वहां बेशक सम्मानजनक सीटें रखे, लेकिन जहां दूसरे क्षेत्रीय दल मजबूत है, कांग्रेस को उनके लिए सीट छोड़नी चाहिए। यही एक तरीका है विपक्षी एकता को मजबूत करने का। हालांकि इस विपक्षी एकता में भी बीआरएस की ओर से एक बड़ी शर्त रख दी गई है और वो शर्त कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी को लेकर है। दरअसल बीआरएस नहीं चाहती कि 2019 की तरह 2024 में भी मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी का हो जाए। इसके पीछे उसका तर्क है कि जब भी ऐसा नैरेटिव सेट हुआ है तो विपक्ष को नुकसान ही उठाना पड़ा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। बीआरएस से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी स्थिति असहज करने वाली है जहां पर मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी का कर दिया जाए। उस स्थिति में विपक्ष का हारना निश्चित है। विपक्ष के कई नेता है, फिर चाहे नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी, उनके पास सरकार चलाने का काफी एक्सपीरियंस है। बीआरएस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने अब तक आखिरकार हासिल क्या किया है। वो तो अभी औपचारिक रूप से अपनी पार्टी के भी नेता नहीं है। हालांकि अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताने वाली कांग्रेस क्या बीआरएस की इस शर्त को स्वीकार करती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोले। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। अगर किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो किसान नहीं बचेंगे। उन्होंने किसानों से लड़ाई लड़ने की अपील कर दी है। लेकिन मैं जो कायदे की और जरूरी बात है वो करना चाहूंगा। भाइयों, इस वक्त देश और खास तौर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से गुजर रही है। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को खत्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को खत्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पे लड़ना पड़ेगा और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। सत्यपाल मलिक ने सभा में लोगों को एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव के पास शिवाजी महाराज के गुरु थे, उनका नाम गुरु रामदास था। 5 दिन उन्होंने प्रवचन दिया। आखिरी दिन चौधरी लोगों से पूछा, मैं 5 दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, तुमने क्या सीखा? तब एक चौधरी बोला, मैंने ये सीखा कि जो कौम रौला काटेगी वो जिंदा रहेगी, यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। एक बार हमारे गांव के पास शिवाजी महाराज के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास। वो आ गए थे। 4-5 दिन वो रहे, उन्होंने प्रवचन दिया और आखिरी दिन उन्होंने चौधरी लोगों से पूछा कि भाई बताओ, मैं 5 दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, तुमने क्या सीखा? एक चौधरी खड़ा हो गया कि हमने ये सीखा कि जो कौमें रुका रोला करेंगी वो जिंदा रहेंगी, यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। इस दौरान पूर्व राज्यपाल ने किसान आंदोलन को लेकर भी एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन एमएसपी की मांग पूरी नहीं की गई। धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी मांगे वहीं की वहीं हैं।
जो एमएसपी की मांग है उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हम जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है, जितनी चीज़ें खरीदते हैं उनका दाम बढ़ता है, और नतीजा ये है कि किसान हर दिन गरीब हो रहा है। सत्यपाल मलिक ने शेर सुनाकर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सुनिए सत्यपाल मलिक ने क्या कहा है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो शाम को हम खाना खा के हॉस्टल से घूमने जाते थे। एक कब्रिस्तान में एक कव्वाल कव्वाली गाता था, तो उस कव्वाली को मैं खड़े होकर सुनने लगता था। उसमें एक शेर गाता था जो मैंने समझा ये हमारे लिए गा रहा है। उसका था कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। ये सरकार भी। हालांकि सीबीआई के मामले पर भी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खुलकर बात की। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, सीबीआई ने मुझे बुलाया है तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे नहीं बुलाया, सीबीआई मेरे यहाँ आ रही है बात करने, और वो मेरी जांच नहीं कर रही है, बल्कि जो मैंने बताया था कि कहीं 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही थी उसकी जांच करने आ रही है, उस सिलसिले में मुझसे बात करेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों का कत्ल कर रही है। अब आप ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग आपसे मांगे, ना कि सरकार से आप मांगो। ये तभी होगा जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर आप सभी ने एकता दिखाई और जात पात को छोड़कर इकट्ठे हो गए तो दिल्ली में बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगे, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगे, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन कर मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा था ये हमारी गलती से हुआ है। वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान। वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज दे देते, 5 हवाई जहाज। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है। उस पे एक जिप्सी भी खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था, तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की, और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो, तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होगी, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सत्यपाल मलिक सीकर में कूदन स्थित अजीतपुरा में थे। वे 1935 गोलीकांड में मारे गए किसानों की 88वीं पुण्यतिथि में सभा को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया। हालांकि बावनकुले ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, वर्तमान में एकनाथ शिंदे उस पद पर हैं और बीजेपी शिवसेना गठबंधन के नेता के रूप में काम करते हैं। इस बीच नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित करने वाले पोस्टर सामने आए। फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और बावनकुले का ये बयान एनसीपी नेता अजीत पवार के द्वारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताए जाने के बीच आया।
हाल ही में मुंबई में हुई एनसीपी की बैठक में अजीत पवार के न आने के बाद कयासों को बल मिलता दिख रहा है। इसके बजाय वो एक अन्य कार्यक्रम में उपस्थित थे जहां उन्होंने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कुछ ने दावा किया कि पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। बावनकुले ने अजीत पवार का भी बचाव करते हुए कहा, एमवीए के नेता उन्हें बदनाम कर रहे हैं और उनके अपने लोग उनके नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के ठिकाने के बारे में चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कर दिया कि शिंदे छुट्टी पर नहीं गए। उन्होंने कहा वो अभी अपने परिवार के साथ अपने गांव गए हैं और फोन पर पूरी तरह उपलब्ध हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और सांसद संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी किया गया है और ये अगले 15-20 दिनों में गिर जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ शिवसेना ने संजय राउत के इस दावे को खारिज कर दिया।